मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खौफनाक पुर इसरार हवेली एपिसोड नंबर 2। ये तो बहुत ख़तरे वाला काम है। काम ख़तरे वाला है मगर उसका इनाम भी बहुत तगड़ा है। उस ज्वेलरी शॉप में कम अज़ कम 2 करोड़ रुपए के हीरे मौजूद हैं, जिसको चुराने के बाद तुम चारों को 10 लाख मिलेगा और वो रकम तुम पूरा साल बैठ कर खा सकते हो। 10 लाख का सुनकर नागर के मुंह में पानी सा आ गया था और फिर उसने हामी भर ली। 10 लाख की रकम कुछ मामूली ना थी। उस आवाज़ ने यह भी कहा था कि जो भी खतरा होगा वो खुद निमट लेगा, तुमको बस जाकर लूटना है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े सरकार ने वरगोश की दावत में किसी भी किस्म की कोई कसर छोड़ी हो। कई तरह के चिकन के सालन थे और कई तरह के बीफ और फिर बिरयानी, पुलाव और बहुत कुछ। बड़े सरकार खुद ही कई डिशें आगे बढ़ा रहे थे। वरगोश ने खुद भी खाने से पूरी तरह से इंसाफ किया था और शीदा तो खाने पर इस तरह टूट पड़ा था कि उसने ये सब कुछ पहली बार देखा हो। बहुत जल्द वरगोश ने खाने से हाथ खींच लिए और मुस्कुराकर बोला, बस बड़े सरकार, पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। इसकी बात सुनकर बड़े सरकार के हलक से तवील कहका आज़ाद हो गया। चलो फिर बाबा, हम आपका खाना हजम करा देते हैं, ज़रा बाहर चलकर टहल कर आते हैं। और फिर वो दोनों खुली जगह आ गए थे जहां पानी का कुआं था। वरगोश ने बड़े सरकार की तरफ देखा। सूरज डूब चुका था, चारों तरफ अंधेरा होने ही वाला था। उस धुंधली रोशनी में वो बड़े सरकार के माथे की शिकने साफ देख रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? वरगोश ने कहा। कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मतलब की बात पर आ जाएं। कोई भी बिना मतलब किसी की भी दावत नहीं करता। और उसकी बात सुनकर बड़े सरकार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, बरखुरदार, मुझे ऐसे ही साफ गो लोग पसंद हैं। मेरा एक आदमी पुलिस की हिरासत में है और उस पर कत्ल का जुर्म पुलिस ने साबित कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आदमी को बचाने में मेरी मदद करो। कौन सा आदमी? वरगोश चौंका। हाशिम खान दारा, बड़े सरकार ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। ओहो, हाशिम आपका आदमी है जिस पर एक औरत की आबरू रेजी और कत्ल का इल्ज़ाम है? हाँ, वो मेरा ख़ास शागिर्द है और उसको मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर जबरान ने मौके से गिरफ्तार किया था। वरगोश ने सोचते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे उस ASI पर फर्द शनासी का भूत सवार है। बड़े सरकार ने नागवारी से जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी आदमी की मदद ज़रूर करोगे। बड़े सरकार ने तवक्कुफ़ के बाद कहा। ये कैसे मुमकिन है कि उस पर 3 दफ़ा सूद साबित हो चुका है और जज अगले हफ्ते सज़ा भी सुना देगा। ज़रूर सुना देगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पुलिस ने अभी तक आला कत्ल अदालत में पेश नहीं किया है। बड़े सरकार ने मुस्कुराकर कहा। क्या मैं ये समझूं कि बड़े सरकार मुजरमों की सरपरस्ती कर रहे हैं? एक सफ़ाक कातिल का छूट जाना मुआशरे के लिए कितना नुकसानदा हो सकता है। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार के हलक से एक तवील कहका आज़ाद हो गया। अरे अफीसर, मुजरम कौन नहीं है तुम्हें? ये पूरा मुआशरा जिसको जहां मौका मिलता है वो जुर्म कर जाता है। अपनी मसाल ले लो, तुम क्या साफ सुथरे अफीसर हो। उसकी बात सुनकर वरगोश खामोश हो गया और उसकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना था और उसको मुआशरे से क्या लेना देना। 5 लाख मिलेगा, उसने चंद लम्हे तक सोचने के बाद कहा। मंजूर, बड़े सरकार ने कहा। फिर तो मेरी तरफ से डन है। उसी लम्हे वरगोश की आंखों में यकदम रोशनी सी भर गई। वो बस मबहूत होकर उसी को देखने लगा था। वो लाल आंखों वाला सफ़ेद बेदाग खरगोश था जो ना जाने कहाँ से भागता हुआ उसी तरफ निकल आया था। उसके ताक़ुब में एक लड़की थी जिसको देखकर वरगोश मबहूत होकर रह गया। वो शायर तो ना था, मगर उसको देखकर उस मौका पर उसके दिमाग में एक शेर गूंजा था जो कि मौके की मुनासबत से काफ़ी जच रहा था। उफ, मरमर से तराशा हुआ वो शिफाफ बदन, देखने वाले उसको ताजमहल कहते हैं। वरगोश ने बस उसको देखा और देखता ही रह गया था। इतना खूबसूरत और हसीन लड़की ने उस
लड़की उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक अजीब सी मासूमियत और पुरअसरारियत थी उसके चेहरे पर। बस वो उसको मोहय्यत से घूरता ही रह गया। लाल रंग के शलवार सूट में तो क़यामत ढा रही थी। लड़की भी वरगोश को मोहय्यत से देख तक रही थी। ये निगाहों का तसादम ही था जिसने वरगोश को दीवाना कर दिया। उसने अपने दिल में उसके लिए एक जज्बे को महसूस किया था और उसको मोहय्यत को बड़े सरकार ने भी महसूस कर लिया था। वो बुना कर उस लड़की की तरफ मतवज्जा हो गया और गुस्से से बोला, तूसिया। बाबा जी और लड़की यूं चौंकी जैसे अचानक ही होश में आई हो। वरगोश ने फौरन ही नज़रें चुरा ली थी। लड़की के चेहरे पर भी कुछ इस किस्म के तासरात थे जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने तुमसे लाख बार कहा है कि इस खरगोश को पिंजरे से मत निकाला करो। और उसकी बात सुनकर तूसिया ने ठंडी सांस ली और बोली, ख्याल रखूंगी बाबा। इतना कहकर वो फिर उसके ताक़ुब में लग गई थी। खरगोश आगे भाग रहा था और तूसिया उसके पीछे थी। ये मंजर आसफ वरगोश को बहुत भला लगा। घर आकर भी वरगोश बस उसके ही बारे में सोचता रहा। नींद की देवी कब उस पर मेहरबान हुई उसको पता ही ना चला। रात के ना जाने किस पहर उसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा था। 2-3 बैलों के बाद उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर जो इतला मिली थी उसको सुनकर वो शशदर रह गया था। फ़र्द शनासी और दयानतदारी जैसे जरासीम अब पुलिस में बहुत ही नापीद हो गए थे। अब चंद ही अफीसर बचे हैं जो कि ईमानदारी और दयानतदारी की मिसाल हैं। उनमें ऐसे जिब्रान भी था जो अपनी ईमानदारी के सबब आज तक तरक्की ना कर पाया था और उसको शिकवा भी ना था। वो तो बस इतना ही जानता था कि वो एक ऐसे मौलवी का बेटा है जो पूरी ज़िंदगी खुद भी हराम से बचा रहा और अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल की तरगीब दी। चुनाचा वो उसी में ही खुश था। अक्सर व बेशतर उसकी रात की ड्यूटी ही लगाई जाती थी जिसमें ज़्यादातर गश्त पर ही रहता क्योंकि रात में ज़्यादा जुर्म से वास्ता ही पड़ता रहता था। हस्बे मामूल वह अपने चंद साथियों के साथ मोबाइल पर गश्त पर था। रात के 2 बज चुके थे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चला था। मोबाइल खरामा आगे बढ़ रही थी। लानत है यार रात की ड्यूटी पर। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हेड कांस्टेबल ने झल्लाकर कहा, क्यों करमदीन आज बहुत मिर्चें चबा रहे हो? जबरान मुस्कुराकर बोला, नहीं सर ऐसी बात नहीं। 6 माह हुए हैं शादी को और पूरे 1 माह से रात की ड्यूटी पर हूँ। तो फिर काम तो काम है। वो तो ठीक है सर, और शादी के चंद साल अंजवाई के होते हैं और इन सर्द रातों में रात की ड्यूटियाँ। कोई बात नहीं करमदीन, अगले हफ्ते तुम फिर मॉर्निंग में चले जाओगे। सर इन ऊपर वालों का कोई भरोसा नहीं है। जो उठाने में मास्टर है और ऊपर वाले उसी की सुनते हैं। करमदीन गुस्से में बोला, चलो कोई बात नहीं, किसी होटल चलकर गर्म चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और अभी ये जुमले उसके मुंह में ही थे कि ऐन उसी वक्त मोबाइल के ट्रांसमीटर पर एक पैगाम मसूल हुआ। 2546 कॉलिंग। जबरान आगे झुक आया। सब इंस्पेक्टर जबरान रिसीविंग। 813 नंबर पूछा गया। यस ओवर। तुम लोग मार्टन रोड पर हो? जी ओवर। हमारे पास नामालूम फ़ोन कॉल से इतला आई है। उसका नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा। लगता है कि फ़ोन करने वाला अपनी ज़ाती एक्सचेंज रखता है। मुमकिन है कि खबर गलत भी हो लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। ओवर। इतला क्या है? ओवर। चंद नामालूम लोग गोल्ड बाज़ार में मौजूद एक दुकान के ताले तोड़ने में मसरूफ़ हैं। तुम फ़ौरन देखो क्या मामला है। ओवर। फ़ोन करने वाले की आवाज़ किस किस्म की थी? ओवर। मतलब आपने आवाज़ सुनकर कुछ तो अंदाज़ा लगाया होगा कि लहजा संजीदा था या कोई मजाक कर रहा था। ओवर। नहीं, आवाज़ कदरे बैठी हुई थी जिसको सुनकर बंदा खौफ ज़दा हो जाए। मुझे लगता है कि वो आवाज़ बनाकर बोल रहा था। ओवर। और उसकी बात सुनकर जिब्रान सोच में पड़ गया। चंद लम्हात के बाद वो बोला, अच्छा हम देखते हैं क्या मामला है। ओवर एंड ऑल। गाड़ी अब गोल्ड बाज़ार की जान मुड़ गई थी। जिब्रान के चेहरे पर तशवीश के गहरे आसार थे। मार्टन रोड वहाँ से ज़्यादा दूर ना था। वहाँ की गोल्ड मार्केट पिछली ही गली में थी जहाँ कतार दर कतार सुनारों की दुकानें थीं। इस वक्त वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मेन रोड पर आते ही जबरान ने मोबाइल रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने हुक्म की तामीर करते हुए मोबाइल
मोबाइल रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने हुक्म की तामील करते हुए मोबाइल कोने में लाकर रोक दी थी। वो मोबाइल से नीचे उतरा और अपना रिवॉल्वर संभाल लिया था और साथ ही पुलिस वालों को भी नीचे उतरने का इशारा किया। जल्द ही पुलिस वालों का ये काफिला निपे तले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। गली के कोने पर पहुंचकर उसने एहतियात से काम लेते हुए जरा झुककर इधर का मुआयना किया। गली तारीक थी, अलबत्ता चांद की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि 3 साए एक दुकान के सामने मौजूद हैं और झुककर किसी की किस्म की कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। जबरान ने देखा कि उनमें एक शख्स भी मौजूद था जो कि इन तीनों से हटकर चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। वो चौथा आदमी नागर था जिसने ताले तोड़ने का काम अपने साथियों को दिया था और बाकी सड़क की निगरानी करने में खुद ही मसरूफ़ थे। जबरान ने इधर उधर देखते हुए फिजा में 2 हवाई फायर मार दिए। फायर की आवाज़ सुनकर उन सायों में खुलबली सी मच गई। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना, तुम लोग पुलिस के घेरे में हो। जबरान की आवाज़ सुनाटे को चीर रही थी। वो साए उसी जगह साकत हो गए थे। नागर की समझ में नहीं आ रहा था कि उस पुरइसरार आवाज़ ने तो कहा था कि हर किस्म की जिम्मेदारी मेरी है। नागर की आंखों के सामने जेल की सलाखें घूमने लगीं। जबरान और अपने साथी पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ने लगा था। अचानक उसने अपने रकम से मुतअद्दिद फायरों की आवाज़ सुनी। वो चौंक कर पलटा और दूसरे ही लम्हे उसके पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। चारों पुलिस कांस्टेबल ज़मीन पर पड़े थे और उनके खून से ज़मीन रंगीन हो चुकी थी। जबरान चौंक कर इधर उधर देखने लगा था कि अचानक उसकी आंखें खैरा हो गईं। वो टार्च की रोशनी थी जो कि सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी और उसने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। चंद लम्हों के बाद जब उसने हाथ हटाया तो उसके अपने सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। चांद की मध्यम रोशनी में उसके सर पर फ्लैट हैट दिखाई दिया। नवार्द ने टार्च की रोशनी अपनी तरफ कर ली। अब उसकी सूरत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सूरत देखते ही जबरान की आंखों में शनासाई का तासर उभरा था। तुम? और उसकी आवाज़ में हैरत थी। हाँ, मैं ये सारा खड़ाक तुम्हारे लिए तो था, नवार्द ने मुस्कुराकर कहा। आवाज़ कदरे बैठी हुई थी। मेरे लिए? और जबरान ने हैरानगी से जवाब दिया, हाँ तुम्हारे लिए। नागर ने मौका गनीमत देकर अपने साथियों के साथ खिसकना शुरू कर दिया। अचानक उसने एक नहायत ही खौफनाक मंजर देखा। नवार्द ने इंस्पेक्टर जबरान के सर पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी थी। जबरान तड़प कर फर्श पर गिरता दिखाई दिया और उसकी वर्दी खून में नहा चुकी थी। वतन का एक और सिपाही मट्टी की नामूस पर कुर्बान हो गया था। उनमें वो सिपाही भी शामिल था जिसकी 6 माह पहले शादी हुई थी। नागर को यकीन था कि हो ना हो ये वही पुरइसरार बास है जिसने उनको डकैती की तरगीब दी थी। पुरइसरार बास की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी कि जो भी खतरा होगा वो खुद निमट लेगा। रात के 4 बजे वरगोश को जबरान के कत्ल की इतला मिली थी। ये इतला सुनकर उसकी बकाया नींद ही उड़ गई थी। वो लम्हा उसके लिए हैरत अंगेज था जब जबरान की लाश उसके घर पहुंची। अजानों का वक़्त हो चुका था और उसका बूढ़ा बाप जो कि मस्जिद का इमाम भी था अपने बेटे की लाश देखकर अपने फ़र्ज से चौंका ना था। मगरिब की नमाज वरगोश ने उसकी इमामत में पढ़ी थी। मजाल है जो कि वरगोश ने उसकी आवाज़ में लग़्ज़श महसूस की हो। एक अजीब तरह का सुकून उस बूढ़े बाप के चेहरे पर था। ना उसने उसके चेहरे पर आंसू देखे ना ही मलाल। उसको मालूम था कि शहीद कभी मरा नहीं करते, वो तो जिंदा हैं और उनको रिज़्क़ दिया जाता है। न जाने क्यों वरगोश जबरान की लाश के सामने अपने आप को छोटा महसूस करने लगा था, क्योंकि उसने तो अपना फ़र्ज कभी निभाया ही ना था। तदफीन के बाद ये जज्बात उसी जगह ठंडे पड़ गए थे। जबरान की मौत पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया और इस तरह के इंक्वायरीज़ का जो रिज़ल्ट निकलता है वो सबको पता है और उसकी फ़ाइल भी धूल मट्टी में दब गई थी। उसकी मौत के हफ्ते के बाद पुलिस डिपार्टमेंट उसको भूल ही गया था। वरगोश अच्छी तरह जानता था कि हाशिम के खिलाफ सबूत उसी पुलिस थाने में मौजूद हैं। 2 दिन के बाद उसकी पेशी थी। हाशिम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आला कत्ल समेत हाजिर करना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलवाने में वरगोश को डॉक्टर को 2 लाख रुपए देने पड़े थे और आला कत्ल को बदलने में दरगोश को कोई ज़्यादा ख़ास मसला भी ना हुआ था, बस उसको भेस बदलना पड़ा था। उसको यकीन था कि अब हाशिम के आज़ार होने में कोई मसला ना होगा।
और वर्गोश ये खुशखबरी सुनाने के लिए बड़े सरकार के पास जाने के लिए पर तोड़ने लगा था। बड़े सरकार के पास जाने की दो वजूहात थी, एक तो पैसा, दूसरी तूसिया। उस परी रूह की याद उसके दिलो दिमाग से चिमट कर ही रह गई थी, वरना उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए जिन मौक़ों पर वो हुस्न ज़न से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ था। उसको हमारा नामी वो लड़की भी याद थी जिसने एक दो पेशकदमियों के बाद ही उसको अपने वजूद से आगाह करवा दिया था। हाँ, वो इस काम में महारत रखती थी। तूसिया में कुछ और बात थी, कुछ नयापन था जिसने उसके दिल के उस गोशे को छू लिया था जहां आज तक कोई लड़की ना पहुंच सकी थी। उसका रुख एक बार फिर बड़े सरकार के डेरे की तरफ था। मकसद सिर्फ और सिर्फ तूसिया ही थी। इस बार वो पुलिस की वर्दी में नहीं बल्कि सिविल लिबास में था और उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसको पुलिस वाले की हैसियत से पहचान जाए, इसलिए डेरे के करीब उसके आदमियों ने उसको रोका तो उसने एक पर्चा उनकी तरफ बढ़ा दिया था। ये क्या है और तुम कौन हो? एक लंबे से आदमी ने कड़क कर पूछा। इसमें लिखा है कि मैं कौन हूँ, पर्चा उन तक पहुँचा दो, वर्गोश ने पुरसकून लहजे में कहा। वर्गोश की बात सुनकर उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, और फिर वही लंबा आदमी वर्गोश की तरफ बढ़ा और कंधे पर हाथ रखकर सर्द लहजे में बोला, बड़े सरकार का हुक्म है कि जब तक कोई अपनी शनाख्त ना बताए उसको अंदर ना आने दिया जाए। कंधे पर हाथ रखते ही वर्गोश का खून तो खोल गया था, मगर फिर भी उसने तहम्मुल से काम लेते हुए निहायत नरम लहजे में कहा, भाई मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्चा पढ़ते ही मुझे अंदर बुला लेंगे। अबे साले, तुझे कह दिया है जो एक बार तो अपनी शनाख्त बताए बगैर अंदर नहीं जा सकता। इतना कहकर उस आदमी ने वर्गोश को धक्का दिया। धक्का लगते ही वर्गोश के अंदर का पुलिस अफीसर अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया और उसने बड़ी ही जहर खान से उस आदमी को देखा। फिर जो कुछ भी हुआ था उसको देखकर वहां पर मौजूद बड़े सरकार के सारे आदमी चौंक गए। उनको इस दुबले पतले से आदमी से ये तवक्का न थी। धक्का देने वाला अपना जसा से किसी सांड से कम न था, मगर वर्गोश के एक ही थप्पड़ ने उसको एक लम्हा के लिए अपनी जगह से ज़रूर हिला दिया था। थप्पड़ खाकर वो लम्हा तक साकत ही खड़ा रहा और उसके चेहरे के तासरात इस बात के गमाज थे कि उस पर पहाड़ सा टूट पड़ा है, और फिर वो किसी कटे हुए शहीतर की तरह फर्श पर ढेर हो गया था। कहा जाता है कि इंसान प्यार से ज़्यादा मार की ज़ुबान समझता है, फिर यही हुआ था। उन लोगों ने किसी पालतू जानवर की तरह वर्गोश का रुका अंदर पहुंचाने में देर नहीं की थी। कुछ ही देर के बाद वर्गोश को बड़े सरकार के सामने मौजूद था और उनके होंठों पर बड़ी ही दिल फरेब मुस्कुराहट थी। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से उसको देख रहा था। वो उस वक़्त अपने कमरा खास में मौजूद थे। मैं भी ना पहचानता अगर तुम ये रुका ना भिजवाते, वर्गोश ने धीरे से हंसा और बोला, मैं गैर सरकारी तौर पर यहाँ आया हूँ, इसलिए हाथ बड़ा ही सुधा हुआ था तुम्हारा, बड़े सरकार ने तारीफी जुमलों से नवाजते हुए कहा। जवाबन वर्गोश ने इनकसारी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है बड़े सरकार, इसको तमीज़ सिखाना ज़रूरी हो गया था। अब मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा किसी से बदतमीज़ी नहीं करेगा। जवाबन उन्होंने शाने उचकाए। कुछ ही लम्हों के बाद वर्गोश ने एक घंटी की आवाज़ सुनी जो कि बड़े सरकार के डेरे के अंदरूनी हिस्से में गूंज कर रह गई। उस घंटी की आवाज़ के चंद लम्हों के बाद एक आदमी हाजिर हुआ था, जिसको देखकर बड़े सरकार ने कहा, जाओ बाबा, कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो हमारे मेहमान के लिए। उसके जाने के बाद बड़े सरकार ने वर्गोश की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा, अब कहो हमारा काम हुआ कि नहीं। बिल्कुल बड़े सरकार, वर्गोश अपने वादे का पाबंद है। इतना सुनना था कि बड़े सरकार की आंखों में एक चमक सी लहरा गई थी, जिसको वर्गोश ने साफ तौर पर महसूस किया। एक बात आपसे पूछूं सरकार, वर्गोश ने ठहर ठहर कर सोच समझ कर अपने अल्फाजों को मुकम्मल किया। ज़रूर। क्या आप किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं? ये सुनकर बड़े सरकार के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। दूसरे पल वो चौंक कर बोला, बाबा, ऐसा आपने कैसे सोच लिया? चंद वजूहात हैं, जिसमें एक हाशिम है जिस पर क्रिमिनल चार्जेस होने के बावजूद आपने उसको बचाया, और दूसरा आपका शाहाना रहन सहन है। गलत अंदाज़ा लगाया तुमने अफीसर, मैं एक ख़ानदानी शख्सियत का मालिक हूँ। चंद घरेलू तनाज़ात की वजह से मैं आज यहाँ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ, वरना धन दौलत की कोई कमी न थी। और उसकी आवाज़ में दुख की लहरें थी। मैं समझा नहीं।
تم نے جوری اسٹیٹ کے نواب آصم مرزا کا نام سنا ہے؟ ہاں سنا ہے، شاید کوئی حادثہ ہوا تھا، یاد نہیں آ رہا۔ نواب آصم کے 2 بیٹے تھے، ایک نواب آصم کے ساتھ ہی رہ رہا تھا اور دوسرا بیٹا میں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئے اور ان کے چہرے پر کچھ اس طرح کے تاثرات نظر آنے لگے تھے جیسے کہ پرانی یادوں کو ذہن میں جمع کر رہے ہوں۔ ورگوش ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کرتا رہا تھا۔ کبھی ان کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگتا اور کبھی دکھ کے گہرے سائے۔ ورگوش اس بات کا منتظر تھا کہ وہ خود کچھ بولے۔ پھر بڑے سرکار نے طویل سانس لی اور کہا، یہ اس دن کی بات ہے جب میں حویلی میں نہیں تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہاں مجھے نواب آصم کی موت کی اطلاع ملی۔ جب میں وہاں پہنچا تو حویلی میں آگ لگ چکی تھی۔ نواب صاحب کی لاش بھی اس میں جل چکی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آگ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے خود لگائی تھی اور اسی میں ہی جھلس گئے اور میرے بھائی نے مجھے حویلی سے نکال دیا۔ میں ہاشم کے ساتھ یہاں آ گیا۔ ہاشم میرا خاندانی ملازم ہے اور غلطی سے اس سے جرم سرزد ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ اب ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر ورگوش سوچ میں پڑ گیا۔ ہاشم کی شکل و صورت کسی پہلے بار جرم کرنے والے انسان کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ورگوش کا اپنا تجربہ اس کے بارے میں ایک عادی مجرم کا تھا۔ بڑے سرکار کا کریکٹر ورگوش کو کافی پر اسرار معلوم ہوا اور اب اس کے بارے میں جلد از جلد جاننا چاہتا تھا۔ وہ بڑے سرکار کی باتوں سے الجھ ضرور گیا تھا مگر اس کا دھیان اب بھی اس قتالہ کی طرف تھا۔ صرف اور صرف توسیہ کا خیال ہی اس کو یہاں کھینچ لایا تھا کیونکہ اس کی ایک جھلک نے اس کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئے دیو کامت درختوں کے درمیان ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد ایک ہائی روف نادر محل کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ سب ہی اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ناگر نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھرپور انگڑائی لی اور چاروں طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ چند لمحے پہلے وہ لوگ موت کے منہ سے واپس پلٹے تھے۔ ناگر کو یقین تھا کہ جبران کو ہمیشہ کی نیند سلانے والا اس کا پر اسرار باس ہی تھا مگر وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا تھا۔ وہ گہری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر اتفاقاً آج پورا چاند موجود تھا اور جس کی وجہ سے نادر محل کی پر اسرار عمارت اور بھی خوفناک معلوم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ساری بھولی بصری کہانیاں اس کے دل و دماغ میں تازہ ہو گئی تھی مگر وہ اس ماحول سے قطعی مرعوب نہیں ہوا۔ ناگر نے ترچھی نظروں سے نادر محل کو دیکھا اور پھر بلند آواز سے بولا، باہر آ جاؤ بزدلو، اندر کیوں چھپے ہوئے ہو؟ یہ الفاظ کافی کارگر ثابت ہوئے تھے۔ سبھی ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ ناگر نے اپنے تینوں ساتھیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کافی سخت لہجے میں ان کو سرزنش کرتے ہوئے بولا، ڈوب مرو، تم نے مجرموں کی ناک کٹوا دی آج۔ مجرم تو مرد ہوتے ہیں اور تم عورتوں سے بھی بدتر ہو۔ ان میں سے جس کا نام جیک تھا وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، استاد بزدلی کا تانا مت دو، بات انسانوں کی نہیں بھوتوں کی ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے بھوت کو دیکھا ہے اس محل میں؟ ناگر کا انداز طنزیہ تھا مگر وہ ناچتی ہوئی کھونپڑی جیک کی جگہ پینٹو نے جواب دیا، استاد خون کرنا کوئی مشکل بات نہیں مگر بھوت، ٹونی نے کپ کپاتے ہوئے کہا اور یہ ان کا تیسرا ساتھی تھا۔ بکواس بند کرو، ہم اندر جا رہے ہیں محل میں۔ نہیں، تینوں یک زبان ہو کر بولے، بکو مت، ناگر دھاڑا۔ ناگر کو انکار کرنے والا صرف موت کا منہ دیکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایک گولی تم تینوں کو بھوت بنا کر اس محل میں بھٹکنے پر مجبور کر دے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ یہ سن کر ان تینوں کو واقعی سانپ سونگھ گیا تھا اور پھر وہ تینوں محل کی جانب قدم بڑھانے لگے تھے۔ سب سے آگے ناگر تھا جو کہ بڑی ہی بے پرواہی سے آگے بڑھ رہا تھا جبکہ وہ تینوں خوفزدہ انداز میں اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ کسی دن ہم کو مروا کر چھوڑے گا، جیک نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جیک کی آواز اتنی سلو تھی کہ وہ تینوں ہی سن سکے تھے۔ جیک کے اس ریمارکس پر کسی نے جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے رہے۔ اب وہ سارا محل کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ سب سے آگے ناگر تھا۔ ناگر کے قدم از خود ایک جانب اٹھ رہے تھے۔ جلد ہی وہ چاروں ایک بند دروازے کے سامنے موجود تھے۔ ناگر نے دروازے پر 3 بار دستک دی۔ محل سے آنے سے پہلے ناگر کو اس پر اسرار باس نے فون پر بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔
चुनाचा उसने वही किया था और फिर दरवाज़ा खुद ब खुद अंदर की जानब खुलता चला गया। फिर उन्होंने जो कुछ देखा था और उसको देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस हालनुमा कमरे में ज़िंदगी की हर ज़रूरियात मौजूद थी। एक तरफ दर्जन भर के करीब कुर्सियां लगी थी और वो सारी की सारी लकड़ी की थीं। उन कुर्सियों के साथ ही एक बड़ी सी मेज़ भी थी जो कि खाली हरगिज़ न थी, और उस मेज़ पर अनवा किस्म के खाने मौजूद थे, जिनमें बिरयानी भी थी, कोरमा भी, बरोस्ट भी, तो मटन भी और साथ ही सब्ज़ी भी, और एक तरफ मौसमी और गैर मौसमी किस्म के फल और बेहतरीन किस्म की शराबें भी मौजूद थीं। नागर के होंठों पर इस तरह की मुस्कुराहट तैर रही थी जैसे ये सारे इंतजामात उसने खुद किए हों। देखा तुमने ये सब क्या? किसी भूत बंगले में सब कुछ मिल सकता है? नागर ने फातहाना अंदाज में कहा। वाकई हम सोच भी नहीं सकते थे नागर दादा, जैक बर्राई हुई आवाज़ में बोला। ये सब बास का किया धरा है। वो अपने लोगों की ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखता है। अचानक उनके कानों से एक आवाज़ टकराई और जिसको सुनकर नागर चौंक पड़ा। वो आवाज़ भला इसके बास के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। ये आवाज़ उसके तीनों साथियों ने भी सुनी थी जो कि कदरे बैठी हुई थी और हाल में चारों तरफ गूंजती हुई महसूस हो रही थी। सब ही उसकी जानब हिम्मतन गोश हुए थे। मेरे साथियों, तुम सब को नादर महल में खुश आमदीद। शुक्रिया बास। और सब ने यक ज़बान होकर कहा। मैं अपने साथ काम करने वालों की हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए इस पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया है। पुरइसरार बास की आवाज़ उनके कानों से टकराई। आवाज़ आना बंद हो गई थी। नागर के चेले अब उस मेज़ की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे, लेकिन नागर के अंदाज में बेपरवाही थी। खाओ पियो और याद रखो, मैं वफ़ादारों के साथ वफ़ादारी करता हूँ और गद्दार को मौत की पुरस्कीन नींद सुलाने से भी ग्रेज नहीं करता। और वही आवाज़ फिर उनके कानों से टकराई। इस बार उसका लहजे की सफाकी को चारों ने महसूस किया था और फिर वो चारों होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए खाने पर टूट पड़े। जब वो खूब सैर होकर खा चुके तो कुर्सियों पर ढेर हो गए थे। नादर महल का खौफ अब उनके दिलों से निकल चुका था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि इस हालनुमा कमरे की दीवारें एक बार फिर गूंज उठीं और सब उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गए। शायद पुरइसरार बास कोई हुक्म जारी करने वाला था जिसको सुनने के लिए सब हिम्मतन गोश थे। वरगोश इससे दोबारा मिलना चाहता था और जिसकी एक झलक ने उसको दीवाना बना दिया था। कहाँ खो गए इंस्पेक्टर साहब? बड़े सरकार की आवाज़ पर वो चौंका था। कुछ नहीं, यूं ही मैं चलता रहा। मैंने आपका काम कर दिया है। नजराने की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो अच्छा है, उसने अपनी खजालत मिटाते हुए जवाब दिया। अरे वो कोई मसला नहीं, तुम्हारी अमाउंट तो तुम तक पहुंच जाएगी, और इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? कुछ खा पी कर जाओ। अरे नहीं शुक्रिया, चलो बाहर निकलते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। कहाँ? शहर में दरअसल दीवारों के भी कान होते हैं ना। बड़े सरकार का लहजा कुछ अजीब सा था। सेन का सुनकर उसका दिल के अंदर खुश हो गया था और उसके दिल की मुराद तो यही थी कि किसी भी तरह तूसिया को देख ले। फिर पहली बार उस शहर में ही मुलाकात हुई थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने अपने एक ख़ास मुलाजम को आवाज़ लगाई जो कि मुराद के सिवा कोई और न था। चंद लम्हात के बाद मुराद उसके सामने था। मुराद को उसने ठंडे मशरूबात का आर्डर दिया और वो फ़ौरन ही घूम गया था। मुराद के जाने के बाद वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर सेहन में आ गए। ये हुस्ने इत्तफाक ही था कि तूसिया वहाँ मौजूद थी और इस वक्त भी उसके हाथ में खरगोश का बच्चा दबा हुआ था। मेरी बेटी खरगोशों के पीछे पागल है, इतना कहकर वो हंसा और तूसिया की तरफ देखने लगा था। जवाबन वरगोश ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया था और उसके दिल में तो इस वक्त कलियां सी खिल उठी थी। ये तो फितरी अमल है, जब महबूब सामने हो तो इंसान को वही दिखाई देता है। तूसिया भी इन्हीं की तरफ देख रही थी, मगर उसकी आंखों में उसके लिए शनासाई के कोई आसार न थे, क्योंकि वरगोश ने तो हुलिया ही बदला हुआ था। करीब ही चंद आरामदायक कुर्सियां मौजूद थी। बड़े सरकार ने अपने लिए एक कुर्सी मुंतखब की और दूसरी वरगोश के लिए। वरगोश की कुर्सी कुछ ऐसे रुख पर थी कि उस गुल बकौली का रुख अंबर साफ दिखाई देता रहा है और फिर वो चोर नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा था। अब वो अपने खरगोश के साथ ही खेल रही थी। फिर वो उठी और हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानब चल पड़ी। वरगोश बड़ी ही मुहैयत से उसकी सुबक चाल देख रहा था।
پھر اس نے بڑے سرکار ہاشم کی رہائی کا یقین دلایا اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب کوئی بڑا آدمی یا اس کے لوگ جرم کرتے ہیں تو اس کے بچانے کے لیے سارے مادی قوتیں متحرک ہو جاتی ہے، لیکن وہی جرم کوئی عام انسان کرے تو پورا قانون اس کو سخت سزا دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ہاشم کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا۔ وہ بری ہو گیا تھا اور پوسٹ مارٹم سے یہ ثابت ہوا کہ ہاشم نے کوئی ریپ اور خون نہیں کیا۔ پولیس نے بلا وجہ اس کو گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے اس کیس کی دوبارہ سے چھان بین کرنے کا حکم دیا اور اس کو رہا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قدرت کا قانون ہر چیز سے بالا تر ہے اور اس کا انصاف ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ مجرم 7 پردوں میں بھی چھپ جائے مگر اس کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا، اور ہاشم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔